काय झालं आपलं शेवटी इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट पर्यंत पोहोचलो. ऑनलाईन वाले ऐकू येते का बाबांनो? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ठीक आहे. So we were at increment and decrement operator. Okay, ठीक है. अब इंक्रीमेंट कौन सा होता है? प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस. अब कुछ रूल्स हमने देखे थे. पहला रूल था दे आर यूनरी ऑपरेटर्स. दे आर यूनरी ऑपरेटर्स. ओके. दूसरा रूल था प्लस प्लस इंक्रीजेस. ओके. सेकंड रूल दे वर्क विथ वेरिएबल्स ओनली. वेरिएबल ओनली. ठीक है. किसी भी कांस्टेंट के साथ, एक्सप्रेशन के साथ वो काम नहीं कर सकते. दे वर्क विथ वेरिएबल ओनली. तीसरा रूल था प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीजेस वैल्यू बाय 1. एंड माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करेगा? डिक्रीजेस वैल्यू बाय 1. इंक्रीजेस वैल्यू बाय 1 एंड डिक्रीजेस वैल्यू बाय 1. ठीक है. तो ये तीन रूल्स जो है ये हमें फॉलो करने हैं. फिर एक चौथा रूल है, इसमें प्री एंड पोस्ट. ये एक वेरिएशन हमने देखा था. राइट. प्री में प्री इंक्रीमेंट होता है और प्री डिक्रीमेंट भी होता है, और पोस्ट में पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है. ओके. अब प्री और पोस्ट में क्या फर्क है ये समझते हैं. प्री इंक्रीमेंट एंड वी हैव पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके. अब प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है? जब आपका ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले अप्लाई हो, वी कॉल इट प्री इंक्रीमेंट. और पोस्ट इंक्रीमेंट में जब आपका ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद अप्लाई होगा, वी कॉल इट पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है. राइट. दोनों केसेस में वैल्यू जो है वो एक से इंक्रीज ही होने वाली है. राइट. बट दोनों के एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फर्क है. बट ये फर्क कब मैटर करेगा? जब हम ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट with some other expression, अगर हम इसे कंबाइन करें with some other expression, अगर हम इसे कंबाइन करें तो फिर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में हमें सोचना होता है. इफ वी कंबाइन them with some other expression, right? For example, if I say int a is equal to 5. Okay, int a is equal to 5, and then plus plus a, और फिर हमने लिखा C out. a is equal to a, and then a plus plus, और फिर नीचे लिखा C out. a is equal to a. ठीक है. अब इस वाली केस में ये जो दो एक्सप्रेशंस है, ये दो एक्सप्रेशंस हमने इंडिपेंडेंट लिखे हुए. वो किसी भी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ हमने कंबाइन नहीं किए. दे आर इंडिपेंडेंट. व्हेन दीज एक्सप्रेशंस आर इंडिपेंडेंट, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, नो नीड टू थिंक अबाउट
no need to think about pre and post if they are independent है तो प्री पोस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो हमारे पास एक a वाला वेरिएबल है कंटेनिंग 5, वी हैव a कंटेनिंग 5, प्लस प्लस a क्या करेगा, a की वैल्यू 6 बना देगा। ओके, सी आउट a यहाँ क्या प्रिंट करेगा, a इज इक्वल टू 6, अगेन a प्लस प्लस। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है बट इंडिपेंडेंट है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, राइट, एंड देन सी आउट a क्या प्रिंट करेगा, इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम प्री और पोस्ट के बारे में नहीं सोच रहे, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्री एंड पोस्ट, राइट। बट अब अगर ऐसा कोई एग्जांपल रहा, सी मैंने कहा int a is equal to 5, int a is equal to 5, then we have int answer। अब हमने कहा answer is equal to plus plus a plus a plus plus, okay, and then we say cout answer is equal to answer। तो अब हमें ये वाला स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ आप समझोगे कि प्लस प्लस ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट कंबाइन हुए विथ सम अदर एक्सप्रेशन, दैट इज एडिशन। एडिशन के साथ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, दोनों कंबाइन करें। अब ऐसा कॉम्बिनेशन जब होगा तब हमें प्री और पोस्ट के बारे में सोचना होगा। ओके, तो ऐसे केसेस में प्री पोस्ट एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या रूल फॉलो करते हैं, देखो प्री इंक्रीमेंट कहता है, डिक्रीमेंट में एग्जैक्टली अपोजिट होगा, इंक्रीज की जगह बस डिक्रीज डाल देना है। तो प्री इंक्रीमेंट कहता है इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट, देन use it in expression। फिर उसे किस में यूज करो, एक्सप्रेशन में यूज करो। पहले क्या करेंगे, वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। और पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है फर्स्ट यूज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, first use the value of variable in the expression, okay, use value of variable in expression, then increase the value, then increase the value, okay। तो ये सिंपली दो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अब ये दो रूल्स एग्जीक्यूट कैसे होंगे, देखो अब यहाँ पे अपने पास एक a है, वी हैव ओनली वन a, ओके, कंटेनिंग 5। कई बार होता क्या है, प्लस प्लस ए का आप एक a बनाते हो और a प्लस प्लस के लिए अलग से a बनाते हो। नो वी डोंट हैव टू a's, हाउ मेनी a's डू वी हैव, ओनली वन, ओके। तो ये एक a बना, a के अंदर है 5, a के अंदर है 5, ठीक है। इंट आंसर, ओके, आंसर नाम का एक वेरिएबल बना कंटेनिंग 4 बाइट्स। नाउ प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट है, क्या कहती है प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके, ए की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, डन, देन यूज इट इन एक्सप्रेशन। तो प्लस प्लस ए की वैल्यू हुई 6, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है प्लस प्लस ए इज रिजल्टेड इनटू 6, वो एक्सप्रेशन इज रिजल्टेड इनटू 6, ओके, ठीक है। प्लस अब ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट यूज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नाउ, 6 इंक्रीज हुई है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 6, तो यहां पहले 6 यूज होगा, देन इंक्रीज द वैल्यू, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यस। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है a प्लस प्लस, इसकी वैल्यू मिली 6, प्लस प्लस a की वैल्यू मिली 6, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ a इज 7, डन। तो जिन दो ऑपरेंड की एडिशन हो रही है
दोनों ऑपरेंड का रिजल्ट हमें मिल चुका, 6 से 6 है। अब दोनों की एडिशन होगी, दोनों की एडिशन क्या मिलेगा आपको, 6 + 6 12, और ये 12 जाके किधर स्टोर होगा, आंसर में स्टोर होगा, आंसर विल कंटेन 12। और फिर हम कहेंगे यहां नीचे सी आउट आंसर, तो ये प्रिंट कर देगा आंसर इज इक्वल टू 12, साथ में और एक सी आउट ए इज इक्वल टू ए, ये क्या प्रिंट कर देगा, ए 7 प्रिंट कर देगा। समझ गए, ये प्री पोस्ट के बारे में कब सोचना है, क्लियर हो गया, राइट, कब सोचना है, when we combine it with some other expression, yes, when we combine it with some other expression we have to think about pre and post, we have to think about pre and post, डन, ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। अपनी भाषा में लिखो, when we combine them with some other expression we have to think about pre and post, and if they are independent no need to think about pre and post। और फिर नीचे वो 2 एग्जांपल्स लिख लो, साथ में प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल भी लिख लो। हाँ, ऑनलाइन वाले कळते का आपण बघा,
चलो हो गया, ठीक है, ओके। चलो बस एक और एग्जांपल देख लेते हैं just to make sure. See, we have int x is equal to 5. Okay, then we have int y, और हमने लिखा x is equal to, okay, y is equal to plus plus x plus x plus 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 x, ठीक है, and then see out xy, ठीक है। बस देखते रहो, प्री और पोस्ट वाले रूल्स लिख लिए। ये दो रूल्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला प्री इंक्रीमेंट वाला रूल और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला। डिक्रीमेंट वाले केस में क्या होगा, ये इंक्रीज हटके यहाँ बस क्या आएगा, डिक्रीज, और यहाँ पर भी इंक्रीज हटेगा और इधर आएगा डिक्रीज। बस हो गया प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, तो अब ये वाला एग्जीक्यूशन कैसे होगा समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा y है। ओके, तो x की वैल्यू अभी 5 है, द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 5, ठीक है, डन। तो x की वैल्यू 5 हुई, y में अभी कुछ है नहीं, तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट होते वक्त ये समझो आपका ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, एंड दे आर कंबाइंड विथ एडिशन वाला स्टेटमेंट। ये किसके साथ कंबाइन हुए, एडिशन वाले स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन हो चुके। ओके, अब एडिशन के साथ कंबाइन हुए हैं, मतलब हमें प्री एंड पोस्ट के बारे में सोचना होगा। इफ दे आर कंबाइंड विथ एडिशन स्टेटमेंट देन वी हैव टू थिंक अबाउट प्री एंड पोस्ट। ओके, डन। तो वी हैव प्लस प्लस एक्स, मतलब प्री इंक्रीमेंट है। क्या कहता है प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीज करेंगे, यस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और फिर उसे यूज करेंगे, तो प्लस प्लस x की वैल्यू हुई 6। प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। ओके, फिर प्री इंक्रीमेंट है, क्या कहता है, पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो, डन। तो हमें एडिशन के ये जो तीन ऑपरेंड्स है, तीनों की वैल्यू मिली। ओके, तीनों की वैल्यू मिली, 6 मिली, 6 मिली, 8 मिला। ओके, अब इनके एडिशन करनी है सिंपली। x में जो इंक्रीमेंट करना था या फिर x में जो भी चेंजेस करने थे वो तो खत्म हो गए, अब हमें सिंपली इसकी एडिशन कर देनी है। तो 6 प्लस 6 प्लस 8 क्या मिलेगा, 20। सो y विल स्टोर 20 and then the value of x is what, 8। तो सी आउट एक्स वाई क्या प्रिंट करेगा, 8 20, yes, it will print 8 and 20। क्लियर हो गया। प्री एंड पोस्ट कब सोचना है, जब कंबाइन होगा किसी और एक्सप्रेशन के साथ। बस यहाँ एक सिंपल सा और एक रूल हमें फॉलो करना होता है। ओके, कौन सा, वोलाटाइल वाला। अब ये कोई रूल है नहीं, आपको बस याद रखना है कि जब इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे तो जिसके साथ प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है उस वेरिएबल को एज ए वोलाटाइल डिक्लेयर करना होगा। वोलाटाइल एक कीवर्ड है। ओके, अब ये क्या करता है, ये आपको आसान भाषा में बताता हूं, अगर नहीं समझ आया तो रट्टा मार लेना। ये कॉन्सेप्ट जो है अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अब वोलाटाइल से होता क्या है आसान भाषा में, कंपाइलर देखो क्या काम होता है कंपाइलर का या फिर एग्जीक्यूटर का, काम होता है कम से कम एफर्ट्स लेकर आपको मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट देना है। कम से कम एफर्ट लेके मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट्स देने हैं। ओके, अब कम से कम एफर्ट्स क्यों लेने हैं, इससे टाइम सेव होता है। क्या सेव होता है, टाइम सेव होता है। ओके, अब अगर आप वोलाटाइल नहीं करते हो तो ये कम से कम एफर्ट्स लेने के चक्कर में आपका कंपाइलर कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है आपकी कोड में। क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमाइजेशन आपके कोड में प्रोवाइड कर देता है। ड्यू टू दिस ऑप्टिमाइजेशन ये x की जो
रैम वाली कॉपी होती है उसमें कई बार चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक्स की एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में क्रिएट की जाती है। इधर क्रिएट होती है कैश मेमोरी में, और फिर वही से वैल्यू लेकर के चेंजेस किए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो कई बार हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होता, कंपाइलर और एग्जीक्यूटर अपने ही अल्गोरिदम को यूज करके अपना लॉजिक एक लगा देते हैं, राइट। जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। आउटपुट क्या हो जाता है? अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। टू मेक द आउटपुट प्रिडिक्टेबल, हमें कंपाइलर को बस ये बताना है, डू नॉट प्रोवाइड योर ऑप्टिमाइजेशन, लेट द टाइम वेस्ट, लेट द एग्जीक्यूशन टेक टाइम टू गिव अस प्रॉपर आंसर। ये हमें कंपाइलर को बताना है कि भाई कोई ऑप्टिमाइजेशन हमें नहीं चाहिए। नॉर्मली जो एग्जीक्यूशन होता है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एग्जीक्यूशन ओनली, हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन अवॉइड करो, ये बताने के लिए हमें एक्स को क्या करना पड़ेगा? वोलाटाइल। तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा एक्स जो है बार बार यूज हुआ फिर भी कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपली रैम वाली कॉपी हमेशा एक्सेस करनी है। जो भी चेंज होगा डायरेक्ट रैम में होगा, जब भी एक्स को एक्सेस करना है डायरेक्ट रैम से एक्सेस करेंगे। ये कौन समझ जाएगा? आपका कंपाइलर भी और एग्जीक्यूटर भी। अब कंपाइलर समझेगा मतलब कंपाइलर कॉपी क्रिएट होने ही नहीं देगा। अब अगर उधर कॉपी क्रिएट नहीं हुई तो एग्जीक्यूटर को अल्टीमेटली जाना किधर पड़ेगा? रैम के पास ही जाना पड़ेगा। तो जिस वेरिएबल को आप देख रहे हो, रैम वाले वेरिएबल को हम देखते हैं हमेशा, उसी वेरिएबल में चेंजेस डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और उसी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस किया जाएगा। ओके, तो आसान भाषा में हमें बस कंपाइलर को ये बताना है, ऐसे एग्जीक्यूशंस में हमें ऑप्टिमाइजेशंस नहीं चाहिए, नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर लो, लेट द एग्जीक्यूशन टेक इट्स ओन टाइम। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हम छुट्टी पे हैं। ओके, ठीक है। तो ये बस कैसे बताएंगे? वोलाटाइल करके। और किसको वोलाटाइल करना है? जिसपे ये प्लस प्लस वाले ऑपरेशन हो रहे, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले, ये प्री पोस्ट वाले ऑपरेशन जिसपे हो रहे, उसको क्या करेंगे? उसको वोलाटाइल करेंगे, उसको वोलाटाइल करेंगे। क्लियर हो गया? राइट, डन। तो वोलाटाइल अगर किया तो आपको ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा 820। अगर वोलाटाइल नहीं करोगे देन इट इज अ प्रॉब्लम, अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट रहेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। समझ गए हो? राइट। बस ये वोलाटाइल वहां दोनों एग्जांपल में ऐड कर दो। वी हैव टू मेक वोलाटाइल टू टेल द कंपाइलर दैट वी डू नॉट वांट any kind of optimization in the code. चलो गए, वोलाटाइल के लिए क्लियर हुआ?
अपनी भाषा में लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल। डन, ठीक है, ओके। तो ये प्री और पोस्ट दोनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, अब बिटवाइज वाली ऐसी बात है, हमें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, थ्रू आउट द सी प्लस प्लस हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं। आगे बिटवाइज के बाद कौन है, कंडीशनल ऑपरेटर। बट जो नए लोग हैं उनको बता दूं, दिस पार्ट बिलोंग्स टू सी, नॉट सीपीपी। सी में जो जरूरी है बस हमें वही देखना है, नहीं तो फिर कुछ लोग ये सोच रहे अच्छा ये स्किप कर रहा है, ये क्यों स्किप किया, वो क्यों स्किप किया। ये सी वाला पार्ट है। सी की जितनी जरूरी चीजें हैं बस उतनी हमें देखनी है, और हमें एज अर्ली एज पॉसिबल सी प्लस प्लस शुरू कर देना है, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर की हमें थ्रू आउट द कोर्स कहीं भी जरूरत नहीं है, तो हम सीधे चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के पास, ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है, ये उसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क कोलन। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंटैक्स। व्हाट इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है, से आंसर इज इक्वल टू, यहां पे होगा एक्सप्रेशन 1, ओके, एक्सप्रेशन 1। वेट, ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल आहे का। बाळांनो स्क्रीन विजिबल आहे का रे, ही स्क्रीन विजिबल, यस। ज्यांच्याकडे नाहीये बाळा तुमचं नेटवर्क चेक करा जरा, चेक युअर नेटवर्क। ओके, सो आंसर इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3, ओके। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है ये समझते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले आपको बता दूं, ये जो एक्सप्रेशन 1 है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट हियर कंडीशन आल्सो, बट कंडीशन डज नॉट गो विद द एवरी स्टेटमेंट, यू कैन राइट हियर। एक्सप्रेशन 1 गोज विद द एवरी स्टेटमेंट, यू कैन राइट हियर, ओके। कैसे ये भी जरा समझते हैं, देखो। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कहता है शुरुआत जो है एक्सप्रेशन 1 से होगी। एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा, ओके। एक्सप्रेशन 1 जो है इसका रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट। हमेशा किसी भी रिजल्ट की दो पॉसिबिलिटीज होती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होती है, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट। तो अगर ये रिजल्ट ट्रू रहा, ट्रू मतलब नॉन जीरो, ट्रू मतलब नॉन जीरो, अगर ये रिजल्ट ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है इफ द रिजल्ट इज ट्रू। फिर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा तो एक्सप्रेशन 2 का भी एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जो है जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सिंपल है। नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी, वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट कैन बी फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, ओके। फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होने के बाद इसका भी एक रिजल्ट आएगा, इसका भी क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जो है वो आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसका एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन 1 के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ओके।
रिजल्ट ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट आएगा, फिर वो रिजल्ट चाहे जो भी हो, 10, 20, 50, 100, हेलो वर्ल्ड, बाय वर्ल्ड, जो भी है वो जाकर के आंसर में स्टोर होगा। और अगर ये रिजल्ट फॉल्स हुआ तो ये एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू कहां से हो रहा है, एक्सप्रेशन 1 से। डिपेंड भी किस पे कर रहा है, एक्सप्रेशन 1 की रिजल्ट पे। एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट क्या होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देने वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं वो टेक्निकली कंडीशंस होती है। वो टेक्निकली क्या होती है, कंडीशंस। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन 1 you can use here condition also, right? You can use here condition also, समझ गए हो, right? Okay, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जीक्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल क्या कहता है, 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर हमें ढूंढना है, सिंपल है, ठीक है। तो मेरे पास है, देखो, एक इंट a, b, आंसर। नाउ a is 10, b is 15 और हमें इन दोनों में से लार्जेस्ट ढूंढना है यूजिंग प्रोग्राम। तो मैं लिखूंगा आंसर इज इक्वल टू, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हुआ तो इधर आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो कोलन के बाद जो भी लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा, एंड एंड में क्या रहेगा, सेमीकोलन। तो अब सोचते हैं कि ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू रहा तो आंसर वेरिएबल में कौन से वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए, ए। तो मैं इधर लिखूंगा a plus 0, और यू कैन गो विथ ओनली a ऑल्सो, राइट। a plus 0 जो भी रिजल्ट देगा वो आंसर में स्टोर होगा। और अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर क्या लिखेंगे बताओ फिर, b plus 0। तो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें 0 ऐड होगा और वो जो रिजल्ट आएगा वो आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, एंड देन वी विल से सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू आंसर, लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू आंसर। समझ गए हो, राइट। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी जरा समझते हैं। वी हैव वैल्यूज हियर 10, 15। सो 10 greater than 15, what is the result, true or false? False, yes, the result is false. False मतलब एक्सप्रेशन 3 के पास गया। What is the result of expression 3? b plus 0 यानी 15, and this result will go into answer. This result will go into answer. क्लियर हुआ, राइट। और फिर नीचे हमने सी आउट लार्जेस्ट इक्वल टू आंसर जो है प्रिंट कर दिया। कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है कंडीशनल ऑपरेटर का, क्लियर हो गया। ये दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए मोस्टली ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। कंपैरिजन या फिर कोई भी कंडीशन चेक, सिंपल इफ एल्स वाले जो भी ऑपरेशंस होते हैं, सिंपल इफ एल्स वाले, वो आप कंडीशनल ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल इफ एल्स वाले ऑपरेशंस। डन, ठीक है। विथ एग्जांपल सिंटैक्स भी नोट कर लो, एग्जीक्यूशन भी लिख लो। सीपीपी में कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है क्या? अरे बेटा, कल या परसों ही बताया था ना मैंने, सीपीपी इज सुपरसेट ऑफ सी। ये बस मैं सिलेबस की बात कर रहा था, सिलेबस में ये सब एक्स्ट्रा हो रहा है इसलिए मैंने बताया था।
बाकी जो सी में है सब कुछ सी प्लस प्लस में है, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ है। हो गया? ठीक है, ओके। तो यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, सी कल परसों लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, आई होप यू रिमेम्बर। लॉजिकल कौन कौन से थे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। चलो इस नॉट को जरा साइड में रख देते हैं, लेट्स गो विथ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। व्हेन शुड वी यूज लॉजिकल एंड? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस इसलिए चेक करनी है ट्रू वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब एट ए टाइम दोनों कंडीशंस अगर ट्रू चाहिए गो विथ लॉजिकल एंड, और दो में से कोई एक वाली रिक्वायरमेंट है देन गो विथ लॉजिकल और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ये भी ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट्स रिटर्न करते हैं। और मल्टीपल कंडीशंस जब हमें चेक करनी होती है तब हम मोस्टली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। डन, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, scan a number from user, print a message correct input, if number lies between 5 and 10, else print a message wrong input। मैसेज क्या प्रिंट होना है? रॉन्ग इनपुट मैसेज प्रिंट कर देना है, राइट, ठीक है। चलो ये वाला कोड कर लेते हैं। सो वी हैव इंट मेन, अब हमें सबसे पहले यूजर से एक नंबर स्कैन कर लेना है, तो मैंने लिया एक नंबर इंट नम। अब यूजर को मैसेज देंगे सी आउट एंटर ए नंबर, देन सी इन नम। एवरीबडी फैमिलियर विद सी इन एंड सी आउट, राइट, ओके, ठीक है। अब ये नम आ गया, अब नम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो मैथमेटिकली दिस इज द कंडीशन, बट प्रोग्राम में इस तरह से कंडीशन मेंशन नहीं करते, हमें अलग से ये वाली कंडीशन और अलग से ये वाली कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, सो वी हैव टू कंडीशंस। Which two conditions do we have? Num should be greater than 5, num should be less than 10, और साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए या दोनों में से एक भी चलेगा? साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए, दोनों की दोनों ट्रू चाहिए। तो इसलिए इधर क्या होना चाहिए? लॉजिकल एंड। अब इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, समझ गए, राइट। तो बस ये यूज कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं num greater than 5 and num less than 10। अगर ये ट्रू हुआ तो चलो हमें रिजल्ट कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमें सिंपली प्रिंट कर देना है। हमें सिंपली क्या करना है? प्रिंट कर देना है। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सी आउट करेक्ट इनपुट, नहीं तो सी आउट यस रॉन्ग इनपुट।
और एंड में चाहिए सेमीकोलन। करेक्ट। एंड में होगा सेमीकोलन। बस मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे सी आउट यूज कर रहे हो तो इधर आप किसी भी रिजल्ट में कोई भी वैल्यू कैच नहीं करोगे, किसी भी रिजल्ट में कोई वैल्यू कैच नहीं करोगे, ये याद रखना। डू नॉट स्टोर हियर द रिजल्ट। सी आउट भी कुछ रिजल्ट देता है और वो स्टोर किसमें करना है ये हमें नहीं पता, और स्टोर करके हमारा वैसा भी कोई फायदा है नहीं। तो अगर डायरेक्ट सी आउट यूज कर रहे हो तो रिजल्ट इक्वल टू ये वाली चीज आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है, या फिर हमने जो लिखा था आंसर इक्वल टू, डोंट यूज दिस हियर। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो और आपका काम हो चुका। अगर यहाँ से कोई रिजल्ट आप ले रहे हो, कोई वैल्यू ले रहे हो, तो ही उसे यहाँ पे स्टोर करने का काम करो, नहीं तो हमें उसे स्टोर नहीं करना है। डन। कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हो गया, राइट। लिख लो ये एक एग्जांपल, क्वेश्चन लिखो, नीचे एग्जांपल लिख लो। हो गया, ठीक है, ओके। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हो गया है सबको। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए एक क्वेश्चन है। स्कैन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल check if given data represents rectangle or square. Check if given data represents rectangle or square. हो गया, कर लो। लेंथ विड्थ स्कैन करो, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है चेक करो।
चलो हो गया। तो लेंथ और विड्थ हमें स्कैन करना था, वो तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे बस हमें चाहिए एक लेंथ और हमें चाहिए एक विड्थ। ओके, अब लेंथ और विड्थ हमें यहाँ बस चेक करनी है, इसलिए लेंथ exactly equal to width. Okay, length exactly equal to width. अगर ऐसा हुआ तो प्रिंट क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करेंगे, नहीं तो क्या प्रिंट करेंगे, रेक्टेंगल प्रिंट करेंगे। समझ गए, राइट? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Scan 2 numbers from user. Scan 2 numbers from user. Then scan a choice. Then scan a choice. If user enters 1 as a choice, if user enters 1 as a choice, print square of given number. Otherwise, print cube of given number. Otherwise, print cube of given number. तो यूजर से भी टोटल इनपुट कितने लेने हैं, 3, 2 ही लेने हैं। एक पहला नंबर, दूसरी चॉइस, हो गया, 2 ही इनपुट है बस। अदरवाइज प्रिंट क्यूब। हो गया, ठीक है, ओके। चलो देखो, बघा झालं का और फटाफट। ये वाला तो सिंपल है, अब आगे बस हमें कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ मेंशन करता है। बघा हो गया, ठीक है, ओके। सी, तो चॉइस हमने यूजर से ले ली। आप चाहो तो यूजर को यहां बता भी सकते हो, एंटर चॉइस 1 फॉर स्क्वायर। डन। तो यूजर विल कम टू नो कि उसे देना क्या है। समझ गए हो, राइट? नाउ चॉइस यूजर से हमने ले ली, अब हम नीचे चेक करेंगे। अगर चॉइस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रही तो सी आउट, क्या सी आउट करना है, यस, तो आई विल से नम मल्टीप्लाइड बाय नम। और अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं रही तो क्यूब चाहिए, फिर चाहे जो भी हो वैल्यू। 1 नहीं है तो क्यूब, फिर 2, 3, 4, 5, 10, 1 लाख, 2 लाख, डजंट मैटर। तो आई विल से सी आउट नम इनटू नम इनटू नम। हो गया बस।
क्लियर हुआ? राइट, डन, ओके। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है, क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन है, सुन लो बस और डायरेक्ट कोड लिख लो। यूजर से नंबर स्कैन करेंगे और 3 या फिर 5 दोनों में से किसी का भी मल्टीपल रहा तो कहेंगे करेक्ट इनपुट, नहीं तो रॉन्ग इनपुट। दोनों में से किसी का भी चलेगा, दोनों का होगा तो भी चलेगा। ऑनलाइन वाले करते करो बनो। हो गया? ठीक है, ओके। तो कंडीशन बस बताओ क्या थी। मान लो नम में ही हमने डेटा स्कैन किया हुआ है, चॉइस की हमें जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कंडीशन? हाँ, नम मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। बीच में कौन है? हो चुड़ लो। दोनों में से कोई एक भी होता तो करेक्ट इनपुट होना चाहिए। ओके, सो नम मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और नम मॉड 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। डन, ठीक है। अगर होता कि दोनों का मल्टीपल होना चाहिए फिर एंड की जरूरत थी। ठीक है, चलो। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है, अब इसके साथ आप फेमिलियर हो चुके हो, राइट? ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ एल्स। लिखो इफ एल्स और द टॉपिक नेम इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। Okay, see, we have only one conditional statement. कौन सा? if else. कई बार कंफ्यूजन होता है कि while, for, do while, switch, these are also conditional statements, क्योंकि वो भी conditions use करते हैं, but they are not conditional statements. Okay, there is only one conditional statement, that is if else. बाकी switch जो है, switch, ये क्या है? ये case statement है। Then for, while and do while, ये तीनों क्या है? ये तीनों लूपिंग स्टेटमेंट्स है। समझ रहे? ओनली इफ एल्स इज कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इफ एल्स के जो भी टाइप्स है दे आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, व्हाई डू वी यूज इफ एल्स? कंडीशंस चेक करने के लिए। अभी जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके किया वही सब कुछ हम क्या यूज करके कर सकते हैं? इफ एल्स यूज करके कर सकते हैं। बस इफ एल्स से जो है कोड सिंप्लीफाई हो जाता है। कोड क्या होता है? सिंप्लीफाई। कब सिंप्लीफाई होगा? अब कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके हमने बस सिंगल कंडीशन जो है वो चेक करी है। क्या यूज की है? सिंगल कंडीशन। बट एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तब हो सकता है आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़े। एक कंडीशन हो सकता है दूसरे कंडीशन पे डिपेंड करे, दूसरी कंडीशन तीसरे पे डिपेंड करे। ऐसी केसेस में कई बार हमें नेस्टिंग भी यूज करना पड़ता है। नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ओके, ऐसी सिचुएशन जब आएगी तब हमें क्या यूज करना पड़ता है? इफ एल्स यूज करना पड़ता है। कैन वी यूज नेस्टिंग इनसाइड कंडीशनल ऑपरेटर? यस, we can use conditional operator inside conditional operator, but again the statement becomes very complex, क्योंकि सब कुछ आपको एक स्टेटमेंट में लिखना होता है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हम दूर करेंगे by using what? if else.
कंडीशनल ऑपरेटर कब तक, मैक्सिमम एक या फिर दो कंडीशन तक कंडीशनल ऑपरेटर यूज करो। वहां से आगे जैसे ही नेस्टिंग आएगा, फॉर नेस्टिंग पर्पस यू हैव टू गो विथ व्हाट, इफ एल्स। कोड जो है वो मैक्सिमम सिंपल रहेगा वाई यू आर यूजिंग इफ एल्स। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो इफ एल्स के कुछ सिंटैक्सेस है वो भी समझ लेते हैं। इफ एल्स कहता है वो कुछ इस तरह से यूज होता है, इफ यहां पे होती है एक्चुअली कंडीशन, बट कंडीशन जो है सिंटैक्स के साथ एक्चुअली नहीं जाता, क्योंकि इफ में यहां पे आप जो चाहो वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। मतलब यू कैन से इफ 2 + 3, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टेक्निकली। इलॉजिकल है इफ 2 + 3, इलॉजिकल है, बट टेक्निकली पॉसिबल है। नाउ 2 + 3 इज नॉट कंडीशन, 2 + 3 इज नॉट कंडीशन, एक सिंपली एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो नहीं? लेकिन हम वहां लिख सकते हैं, राइट? बट 2 + 3 इज नॉट कंडीशन। बट इफ एल्स जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली कंडीशंस चेक करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली किसके यूज करते हैं? कंडीशंस चेक करने के लिए। तो लॉजिकली ये वाला सिंटैक्स करेक्ट है, सिंटैक्टिकली और टेक्निकली इंस्टेड ऑफ कंडीशन हमें क्या लिखना चाहिए? एक्सप्रेशन। ये जो सिंटैक्स है ये टेक्निकली करेक्ट है, इफ एक्सप्रेशन। ओके, बट लेट्स गो विथ कंडीशन। इफ कंडीशन और इधर इसके स्टेटमेंट्स रहेंगे एल्स, इसके स्टेटमेंट्स रहेंगे, ये हो गया if condition statements, else statements। everybody clear with this, right? okay, अब कैसे एग्जीक्यूट होगा? how will it execute? सिंपल है, कंडीशन का रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा। now what are the possible results of condition? 1 0, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स होगा, ट्रू या फिर फॉल्स होगा। तो अगर रिजल्ट ट्रू रहा तो इफ के अंदर आकर के उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ट्रू रहा तो इफ के अंदर आकर के उसे एग्जीक्यूट करेगा। और फिर यहां से सीधे बाहर इधर लिख लेते हैं सी आउट आफ्टर इफ एल्स। तो ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे यहां पे जाएगा। और मान लो रिजल्ट की वैल्यू हुई फॉल्स, फिर किधर जाएगा? फिर एल्स में जाएगा, एल्स के सारे स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करके फिर बाहर। दैट इज हाउ यूर इफ एल्स एग्जीक्यूट। समझ गए? राइट। सब एग्जीक्यूशन जो है वो यहां कंडीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी हैव टू नंबर्स int num1 num2 एंड आई वांट टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। तो मुझे क्या प्रिंट करना है? लार्जेस्ट नंबर। तो चलो num1 num2 की वैल्यू जो है स्कैन कर लेते हैं। यूजर को आपने मैसेज दिया एंटर नंबर, फिर आपने दोनों वेरिएबल्स जो है वो स्कैन किए num1 num2, और अब हम चेक करेंगे, जो ग्रेटर है उसे प्रिंट कर देंगे। तो मैंने कहा इफ व्हाट शुड बी द कंडीशन? यस, num1 इज ग्रेटर देन num2 और num1 इज लेस देन num2 भी हो सकता है। बस उस केस में आपको समझना होगा कि आपके कंडीशन के हिसाब से वो इज द ग्रेटर, वो इज द ग्रेटर। ओके, सो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 we will say cout num1 is greater value, else डायरेक्ट लिखेंगे cout num2 is greater value। cout num2 is greater। समझ गए? ठीक है, इफ एल्स क्लियर हो गया, राइट? बहुत ही सिंपल है। एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है ये क्लियर हो गया है। डन, नोट कर लो इसको। सिंटैक्स एंड एग्जांपल नवीन आलेले प्रत्येकाला आपण बघा सिंटैक्स एंड एग्जांपल लिख लो। ये वाला एग्जांपल नोट कर लो। इंट मेन से एग्जांपल लिख लो, इंट मेन से एग्जांपल लिख लो।
हो गया, ठीक है। तो ये इफ एल्स वाली बात भी क्लियर हो गई है, राइट, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, ठीक आहे। आपलं काय ठरलं होतं आज? फाईल हँडलिंग आपल्याला थोडंसं रिवाइज करायचं आहे, ठीक आहे। फाईल हँडलिंग रिवाइज करूया, कळलं? तुम्ही गेला तरी चालू शकताय, तुम्हाला बसायचं असलं तरी बसू शकताय, काही अडचण नाही, ठीक आहे। 1 तास फाईल हँडलिंगचं लेक्चर होऊन जाईल। चला, ऑनलाइन वाले सीपीपी वाले गेले तरी चालते। फाइल हैंडलिंग वाला लेक्चर हम शुरू करेंगे अभी, और सीपीपी का लेक्चर कल शाम को शुरू होगा 7 बजे।